हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, आज की वीडियो हम शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी को, आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी बेस्ट विशेज़ आपको और आपके पूरे परिवार को। आप अपने जीवन में जो कुछ बनना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो, उसको हासिल करें। मेरी ईश्वर से यही कामना है। आप खूब तरक्की करें, हर क्षेत्र में अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। बच्चों, हम लोग 11th के लिए और यूँ कहिए कि 9th के बच्चों के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और मैंने बात की थी कि ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर एक स्टूडेंट, हर उस स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए जो केमिस्ट्री सीखना चाहता है। तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए थे। आज आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का 3rd लेक्चर है। अब तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने शुरू किया डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन के परमाणुवाद से। फिर हम लोगों ने मॉडर्न एटॉमिक थियरी की बात की, आधुनिक परमाणुवाद की बात की। फिर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मामला 1808 AD से शुरू हुआ, 1808 ईस्वी से शुरू हुआ और आज, या यूं कहिए आज नहीं, 1932 के आसपास तक आते आते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज लिए गए, एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक खोज लिए गए, SPDF आगे आप पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स की बात आ गई। तो ये चेंज एक दिन का चेंज नहीं था। हम लोग उसी ऑर्डर में बढ़ रहे थे कि फिर क्या क्या चीजें हुई थी कि डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी थी उसमें कुछ कमियां ढूंढी गई, उसमें कुछ सुधार हुए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1870s के दौर में कैथोड किरणों की खोज, कैथोड रेज खोजी गई। 1886 में एनोड रेज, पॉजिटिव रेज खोजी गई, धन किरणें खोजी गई। हम लोगों ने बात की कि कैथोड किरणों के अंदर इलेक्ट्रॉन कण होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं। एनोड रेज के पार्टिकल फिक्स नहीं थे, डिपेंड करता था कि डिस्चार्ज ट्यूब में, विसर्जन नलिका में कौन सी गैस ली गई। यानी कि अगर हम बात करें 1900 के आसपास की, तो हमारे पास 2 चीजें थी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर। पहली चीज थी एक ऋण आवेशित हिस्सा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। बट जो दूसरा सेक्शन पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक जो है, उसको आप प्रोटॉन नाम नहीं दिए थे। 1900 में अभी हैं हम लोग, क्योंकि प्रोटॉन तो खोजा गया 1919 के आसपास, रदरफोर्ड ने खोजा। इसका डिस्कशन हम लोगों ने गोल्डस्टीन रदरफोर्ड जो एक डायलेमा थी उसको हम लोगों ने क्लियर किया था। तो अगर हम 1900 की बात करें तो हमें एटम के अंदर 2 चीजें पता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पता है और दूसरी जो चीज है वो है पॉजिटिव कंपोनेंट, जो धनात्मक घटक है, जिसका कोई नाम हमें अभी पता नहीं है। वो क्या है अभी हम क्लैरिफाई नहीं कर सके हैं। तो अब दौर शुरू होता है 1900 के बाद कि एक दौर शुरू हुआ एटॉमिक मॉडल्स देने का। एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। मॉडल का मतलब क्या कि जैसे मान लिया आपसे बताया गया कि एक बिल्डिंग है जिसमें 3 स्टोरीज हैं, हर स्टोरी पे 4 रूम्स हैं, 3 तल्ले भवन में, हर एक तल्ले पर क्या है, 4-4 कमरे हैं। तो अब आपको मॉडल देने का मतलब ये हुआ कि वो जो बिल्डिंग है उसका एक मिनिएचर बनाइए, लघु रूप बनाइए कि ये जो कमरे हैं ये कहाँ कहाँ पर है, कहाँ सीढ़ी है, कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ खिड़कियाँ हैं। ये चीज़ बोला जाता है मॉडल। आपने जरूर अपने स्कूल लेवल पे मॉडल बनाए होंगे या किसी विज्ञान प्रदर्शनी में, साइंस एग्जीबिशन में आपने मॉडल्स देखे होंगे बहुत सारी चीज़ों के। ट्रैफिक के मॉडल्स बनाते हो आप लोग, पानी की टंकी भरने वाले अलार्म का आप बनाते हो मॉडल, है ना। तो उसी तरह से जे थॉमसन पहले शख्स थे, दुनिया के पहले आदमी थे जिन्होंने ये कोशिश की बताने की कि एटम के अंदर जो भी चीज़ें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पार्टिकल्स हैं, वो कहां पर है और कैसे हैं। या सिंपली आप ये समझिए कि एटम है क्या, एटम के अंदर कैसी है चीजें, कहां कहां अरेंज है, ये समझाने की जो कोशिश होती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। और पहला जो एटॉमिक मॉडल है
वो दिया जे जे थॉमसन ने, या जे जे टॉमसन भी बोलते हैं हम इनको, 1904 में। यानी कि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, या यूं कहिए थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन का या टॉमसन का परमाणु मॉडल, टॉमसन का परमाणु मॉडल। इसको और भी नाम दिए गए हैं, जैसे इसको बोला जाता है वाटरमेलन मॉडल या तरबूज मॉडल, या इसको बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। इसकी हिंदी मत लिखने के चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इंग्लिश डिश दी है ये खाने वाली चीज। तो 1904 में मॉडल आया। देखिए केमिस्ट्री में इन डेट्स का कोई बहुत मतलब नहीं है, बट जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में हैं तो इन डेट्स की बहुत वैल्यू है बेटा। क्यों वैल्यू है? क्योंकि आप एक क्रोनोलॉजी बनाएंगे, क्रोनोलॉजी डेवलप करेंगे हम लोग, है ना, एक कालक्रम बनाएंगे कि कब डाल्टन मॉडल, कब कैथोड रेस, कब एनोड रेस, कब थॉमसन्स मॉडल, कब रदरफोर्ड मॉडल, कब बोर मॉडल। फिर उसी से हम आगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उससे हम कोरिलेट करेंगे कि मेंडलीफ ने क्यों एटॉमिक वेट के बेसिस पे दिया और मोजले ने क्यों एटॉमिक नंबर के। ये सब आंसर्स इन्हीं चीजों में छिपे पड़े हुए हैं। तो बात आती है 1904 की। इस वक्त तक क्या क्या चीजें थी? इलेक्ट्रॉन था जो नेगेटिव था और कुछ पॉजिटिव था। इसका नाम मत आप डिफाइन कर दीजिएगा कि प्रोटॉन, है ना, टॉमसन ने नहीं प्रोटॉन बोला यहां तक, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक हो जा गया है। आपने पढ़ा था 1897 में ही तो इलेक्ट्रॉन आया, भले कैथोड रेस 1870s के दौर में खोज ली गई थी, इलेक्ट्रॉन तो 1897 में आया। और इसके तुरंत बाद एटॉमिक मॉडल दिया जा रहा है 1904 में, उसी शख्स के जरिए जिसने इलेक्ट्रॉन खोजा, टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? टॉमसन ने। जे जे टॉमसन, आपने वो ट्रिक सुना होगा, ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, है ना। अब बात आती है तो टॉमसन ने क्या बताया? खाने पीने वाले शख्स थे, इसलिए ये जो एग्जांपल्स दिए वो वाटरमेलन टाइप के एग्जांपल्स लिए हैं ना। तो इन्होंने बताया कि भाई देखिए, जो एटम है, पहली बात तो ये कि ये स्फेरिकल है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब गोलाकार है और उदासीन है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। तो ये बात तो डाल्टन के जमाने से चलती चली आ रही है, 1904 में भी सही थी, 1808 में भी सही थी, 2022 में भी सही है। आज भी एटम गोलाकार है और विद्युत उदासीन है, स्फेरिकल है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फिर इसके बाद बात आई सेकेंड पॉइंट टॉमसन ने ये बोला कि जो एटम है ये दो पार्ट से मिलकर बना है। एटम इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इलेक्ट्रिकली नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड वन पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव कंपोनेंट, मतलब ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों, मतलब परमाणु में दो घटक है, एक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है और दूसरा घटक है कुछ उसमें धनावेश पड़ा हुआ है, कुछ धनात्मक चीजें पड़ी हुई हैं। मीन्स एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव पार्टिकल्स है जो इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं, और दूसरा हिस्सा धनावेशित हिस्सा है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव पार्ट है। वो क्या है हमें नहीं पता, उसका नाम क्या है वो आगे क्लियर होने वाला है, ठीक। फिर तीसरी बात इन्होंने बताया कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कहां पर अरेंज है। तो ये बताया इन्होंने कि जैसे आप एक वाटरमेलन लेते हो, वाटरमेलन हमने लिया है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता जाता है ना। आर्ट मेरी बहुत खराब है बेटा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की आर्ट अच्छी होगी। इसको जब हम काटते हैं यूं आधे पर से अगर काट दें इस वाटरमेलन को तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है बेटा, ये होता है कुछ इस तरह से। ये
ऐसा ही कुछ एटम दिखता है। अब इसमें जो है थॉमसन ने ये बताया कि जैसे वाटरमेलन को आप देखते हो तो इसमें रेड मस्कुलर पार्ट जो है, जो लाल गूदेदार भाग है, वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली फैला रहता है, बराबर रूप से फैला हुआ है, और उसमें कहीं कहीं सीड्स एम्बेडेड है, कहीं कहीं बीज धसे हुए हैं। ठीक उसी तरह से ये जो एटम है, एटम के अंदर ये रेड मस्कुलर पार्ट ऐसे फैला हुआ है और इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होने का क्या मतलब है, ये इस तरह से। एक्चुअली बेटा ये कहना ये चाह रहे थे कि जैसे ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव क्लाउड बनाया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है, और इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, ऐसे ऐसे बीच बीच में। कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई क्वांटिटेटिव बात नहीं करनी है, कोई मात्रात्मक नहीं कि इतने ही इलेक्ट्रॉन है इतनी एरिया में इतने वॉल्यूम में, ऐसा कुछ नहीं। बस ये बात हुई कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, जो ब्लू वाला हमने यहाँ पे कलर किया है, मेरे पास रेड कलर नहीं है, नहीं तो और मजा आता। ये रेड मस्कुलर पार्ट जो होता है तरबूज में, वाटरमेलन में, वैसा ही कुछ एटम का पॉजिटिव पार्ट है। ठीक, और ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स, वो सीड्स की तरह से एम्बेडेड है। ये सीड्स जो है ए एनालॉजी शो करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन की तरह से है, और ये जो लाल गूदेदार भाग है वो किसकी तरह से है, पॉजिटिव पार्ट की तरह से है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप एक बार देखिएगा कि जैसे वाटरमेलन में रेड मस्कुलर पार्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसमें सीड्स इर्रेगुलरली, मतलब उसका कोई ट्रेंड नहीं है, कोई खास व्यवस्था नहीं है, एम्बेडेड होते हैं। ठीक उसी तरह से जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव पार्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक क्लाउड बनाया हुआ है, और उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट है और इस तरह से अरेंज्ड है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, मूव करता भी है कि नहीं करता है, किन फोर्सेस से एम्बेडेड है। भाई पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड है, जुड़ा हुआ, उसी में धंसा हुआ है, तो क्या कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस सब के बारे में थॉमसन ने कोई बात नहीं की, बिल्कुल साइलेंट रहे। केवल ये 3 पॉइंट्स आपको जानने हैं कि एटम इज स्फेरिकल एंड न्यूट्रल पार्टिकल, उदासीन है, गोलाकार है, 2 घटकों से मिलकर बना है। सेकेंड पॉइंट जो है 2 कंपोनेंट्स है, पॉजिटिव कंपोनेंट जिसका कोई नाम नहीं, नेगेटिव कंपोनेंट जिसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और थर्ड पॉइंट बोला कि पॉजिटिव पार्ट ऐसे फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, समान रूप से, और उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। ये तो थॉमसन का मॉडल था, जो एक अच्छी कोशिश थी एटम के मॉडल के लिए, है ना। कुछ कमियां भी थी, इनको तवज्जो इसलिए देना है, इनको हम लोगों को भाव थोड़ा सा इसलिए देना है क्योंकि ये पहला मॉडल था। पहला मतलब ठीक है भाई, पहला मॉडल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट कुछ मतलब देखा जाए अगर तो इस मॉडल में जो लिमिटेशंस थी वो बहुत बड़ी गलतियां थी। क्या गलतियां थी? जैसे तो पहली चीज कि एटम की न्यूट्रलिटी ये नहीं समझा सके, उदासीनता को नहीं बता सके। हम लोग लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं अब, लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल, सीमाएं या कमियां इनकी। ड्रॉबैक्स में पहला ड्रॉबैक क्या था? उदासीनता नहीं समझा सके। भाई एटम न्यूट्रल है ना, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना चाहिए। तो ये बताओ वाटरमेलन या जो प्लम पडिंग की बात की, प्लम पडिंग का मतलब क्या होता है कि ये इंग्लिश डिश है, एक इंग्लिश डिश जैसे केक वगैरह समझ सकते हो उस टाइप का, उसमें रेजिन्स किशमिश वगैरह धसाए गए रहते हैं ना। तो प्लम पडिंग जो है या वाटरमेलन और आसान है समझना हमारे लिए। तो अब एक चीज ये बताओ मुझे, वाटरमेलन में जितना रेड मस्कुलर पार्ट है क्या उतना ही इलेक्ट्रॉन सीड्स होते हैं? अगर उसको हम वेग करें, तौले अगर, तो जितना लाल गुदेदार हिस्सा मिलता है, रेड मस्कुलर पार्ट मिलता है, क्या उतना ही सीड भी मिलता है? नहीं मिलता है, जाहिर बात है।
लेकिन एटम तो न्यूट्रल है, उसमें जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव भी होगा। या मतलब हम ये बात करें कि इन्होंने तो बिल्कुल कुछ बताया ही नहीं कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, तो न्यूट्रलिटी आप नहीं समझा रहे हैं, थॉमसन नहीं समझा पा रहे हैं। सेकेंड थिंग कि एटम की स्टेबिलिटी को ये डिस्कस नहीं कर सके, स्थायित्व की बात नहीं कर सके। स्थायित्व की बात का क्या मतलब है कि एटम जो है, हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, डाल्टन के टाइम से ही पढ़ रहे हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना एटम को आप बना सकते हो ना ही एटम को आप खत्म कर सकते हो। लेकिन ये तो भाई सब पॉजिटिव नेगेटिव सब मिक्स कर दे रहे हैं, तो एटम स्टेबल रह जाएगा क्या भला? तो एटम की स्टेबिलिटी भी नहीं बता सके हैं। थर्ड पॉइंट, लीनियर स्पेक्ट्रा, जो रेखी स्पेक्ट्रा होती है परमाणुओं से जो निकलता है स्पेक्ट्रा, जो वर्णक्रम निकलता है, रंगों का जो क्रम निकलता है, उसको समझाने में भी ये मॉडल फेल कर गया। कहीं ये स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई भी मान लो सोडियम एटम है, उसको हम हीट करेंगे तो जो कलर वो प्रोड्यूस करता है, या जो मरकरी है, अब घरों में मरकरी हम लोग लगाते हैं, उसमें मरकरी वेपर भरी गई है, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, विभवांतर देते हैं, तो हमें एक कलर दे रहा होता है। तो कलर कहाँ से आ रहा होता है ये चीज़? तो थॉमसन, और वो आ रहा होता है कलर एटम से ही। तो कहाँ से एटम ने कलर दे दिया? जो स्पेक्ट्रम दे दिया, और उस स्पेक्ट्रम को रेखी स्पेक्ट्रम या लीनियर स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब हम फ्रिंज वगैरह बनाते हैं, फिजिक्स में पढ़ोगे उस चीज़ को, तो वो कहाँ से आया, ये बात समझाने में मॉडल फेल कर गया। तो ये थॉमसन का मॉडल था और उसकी ये लिमिटेशंस थी, है ना। तो ये पहला मॉडल होने की वजह से थोड़ी सी तवज्जो पाता है, क्योंकि भाई इसके पहले किसी ने ट्राई नहीं किया एटॉमिक मॉडल बनाने का, एटॉमिक मॉडल देने का, एटॉमिक मॉडल किसी ने प्रपोज नहीं किया। तो ये 1904 में फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था, जे थॉमसन मॉडल। देन कमिंग टू नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल आया 1912 में, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जब आया, इससे पहले अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट किया था, एक क्रांतिकारी प्रयोग किया था, जिसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इसी एक्सपेरिमेंट से, रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट क्यों था? क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट से थॉमसन का मॉडल गलत हुआ, डिसअप्रूव हुआ, और एक नई चीज खोजी गई, न्यूक्लियस। यानी कि इसी एक्सपेरिमेंट से होती है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की खोज। इसी मॉडल से, इसी एक्सपेरिमेंट से हुई नाभिक की खोज। और ये जो एक्सपेरिमेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने किया, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर, या यूं कह लो 11 के लास्ट में 12 के इनिशियल में अपना पहला मॉडल दिया, जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, या फिर सोलर मॉडल, या फिर प्लैनेटरी मॉडल बोला जाता है एटम का। आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात आती है न्यूक्लियस के डिस्कवरी की। आपको ये बताते चले कि जो रदरफोर्ड साहब थे, ये अपने ज़माने के आइंस्टीन जैसा रुतबा रखते थे। जो रुतबा आइंस्टीन साहब को अपने ज़माने में था, वो रुतबा इनको है ना। आइंस्टीन के कुछ ही दिन बाद की ये है भी, तो ये बहुत ही मतलब एक अच्छे फिजिक्सिस्ट थे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे इन्होंने न्यूक्लियस को खोज लिया। हेडिंग आप लोग ये पढ़ी रहती है ना, मैं मिटाता केवल स्पेस के लिए हूँ बेटा, हमारा बोर्ड थोड़ा ये छोटा है यहाँ पे। ठीक, अब हम बात करते हैं कैसे इन्होंने न्यूक्लियस खोजा रदरफोर्ड साहब ने। आपने देखा थॉमसन ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है।
तो ये वही खोजने निकले कि क्या वाकई में पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है एटम के अंदर। तब इन्होंने एक जो एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड की या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड की एक स्क्रीन लगाई इस तरह से। ये 3D स्क्रीन है। अब जिस भी कमरे में बैठे हुए हैं, जहां भी बैठे हैं, एज्यूम करिए एक स्क्रीन ऐसी, ठीक है, ऐसे राउंड शेप में, जिसमें एक तरफ से पार्टिकल के आने की छूट है, ठीक। और इसके बीच में कहीं एक वेरी थिन गोल्ड फॉयल रखा। एक बहुत ही पतली पन्नी सोने की 0.004 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर्स नहीं, मिलीमीटर्स लिख दीजिए बेटा इसको, ठीक। और इस पे इंटेंस अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग कराई। ये जैसे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ लिया कोई, जैसे यूरेनियम वगैरह, है ना। तो इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, अल्फा रेज निकलेंगी। आप जानते हैं अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, अल्फा पॉजिटिव होती हैं, बीटा नेगेटिव होती हैं, गामा रेज न्यूट्रल होती हैं। तो इनसे तमाम रेज निकली, इस गोल्ड फॉयल पे टकराएंगी और यहाँ से स्कैटर होने लगी। इतनी पतली पन्नी क्यों ली गई, जिससे कि एटॉमिक लेवल की एटॉमिक लेयर, एक सिंगल एटॉमिक लेयर मिले। जितना पतला करते जाएंगे एटम्स की एक सिंगल लेयर मिले। फिर इससे अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। क्या हुए थे अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा मिली डेंसिटी, एकदम ठीक सामने। जैसे जैसे एंगल्स बढ़ता गया, नंबर कम होते गए, डेंसिटी कम होती गई रेज की, ठीक है। कुछ रेज इधर भी वापस भी आई। अगर इधर ये जो पर्दा है, जो स्क्रीन है, ये जिंक सल्फाइड की है, ZnS, जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं, मतलब इन पे कोई अगर हाई स्पीड वाली रेज आके टकराएंगी तो ये चमक देंगे, साइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहां से यूरेनियम है या थोरियम है, मतलब इसमें से, इस मटेरियल में से अल्फा पार्टिकल निकल सकते हैं। अल्फा रेज निकली। ये एक गोल्ड फॉयल है जो बहुत पतली है, इस रेंज की मोटाई है इसकी। इस पर जब अल्फा रेज टकराएंगी तो एटम की एक सिंगल लेयर मिलेगी। वो एटमिक लेयर अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर कराने वाली है। जैसे अगर मान लो आपका दरवाजा यहाँ खुला हुआ हो और ऐसे कोई भी पार्टिकल जैसे चौक मारो तो बिना मुड़े ही वो सीधे चला जाएगा, लेकिन अगर छड़ वगैरह है, खिड़कियों से मारोगे तो खिड़की से टकरा करके वो मुड़ भी तो सकता है। ठीक वैसा ही कुछ हुआ। तो ये रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे, ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन पाए, और उन कंक्लूजन को जब उनको एक जगह इकट्ठा किया, कंसाइज किया, तब जाके न्यूक्लियस की खोज वो कर चुके थे तब तक। तो आइए हम लोग भी उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिले रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड को जो रिजल्ट्स मिले वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक डायग्राम से समझ लेने हैं। कुछ इस तरह से ये सिंगल एटम बनाया गया है ना, इतना बड़ा तो होगा नहीं, इसमें ना जाने कितने एटम्स आ जाएंगे, ठीक। जो आउटर से जा रहे हैं वो बिल्कुल डेविएट नहीं हो रहे हैं। ये सारी एरोज जो देख रहे हो आप, ये अल्फा रेज है। जैसे जैसे क्लोजर होता गया ये डेविएशन मिलता गया, इसको विचलन होता गया इसका, सॉरी, जैसे जैसे क्लोजनेस बढ़ती गई
डेविएशन बढ़ता गया, मतलब जो एंगल था वो बढ़ता गया। यहां तक कि जो एकदम सेंटर से गया फिर अपने ही पाथ में वापस चला गया। तो ये डायग्राम आप फर्स्ट ऑफ ऑल बना लो। ये सब अल्फा रेज है बेटा, ये सारी की सारी अल्फा रेज है। इधर से ये इंसिडेंट हो रही है, इधर स्कैटर होके डेविएट होके निकल रही हैं। डेविएट मतलब विचलन, ठीक है, विचलित हो जा रही हैं अपने रास्ते से। तो यहाँ जो सबसे अहम बात थी, हम लोग एक एक ऑब्जर्वेशन एक एक कंक्लूजन देखते चलते हैं इस डायग्राम की मदद से। ये डायग्राम आपने बना लिया, फिर मैं आगे बातें कर रहा हूं, ठीक। इसके बाद जो बात थी, या यही देखो, समझो आप कि देखो जो आउटर में, इसके बाहर अगर आप देखो दोनों साइड में, तो ये जो रेज है ये बिना किसी डेविएशन के, यहाँ वाला जो हिस्सा है, इन स्ट्रेट लाइन चली जा रही है, सीधी रेखा में चली जा रही है। मीन्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने पाया, नो डेविएशन, कोई विचलन नहीं, ज्यादातर विचलन नहीं दिखा रही हैं। इसका मतलब ये है, कंक्लूजन जो पहला मिला, जो निष्कर्ष पहला मिला, वो ये मिला कि परमाणु का जो ज्यादातर हिस्सा है वो एम्प्टी है, वो खाली है। तो पहला चीज है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, ज्यादातर अल्फा रेज बिना किसी डेविएशन के वापस सीधे निकल गई। इससे रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है, यानी कि परमाणु का ज्यादातर भाग खोखला है, एम्प्टी स्पेस्ड है। सेकेंड जो कंक्लूजन इन्होंने पाया, ऑब्जर्वेशन सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो दूसरा प्रेक्षण था वो ये था कि आप देख रहे हो जैसे जैसे सेंटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो डेविएशन बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता रहे। भाई पहले इतना डेविएट हुआ इस एंगल पे, अब देखो ये इतना डेविएट हो गया, है ना। मतलब ये यहाँ पहले इतना का डेविएशन था, यहाँ से यहाँ तक देखो, अब कितने का डेविएशन हो गया, इतने का डेविएशन हो गया, एंगल बढ़ता गया। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये ले रहे रदरफोर्ड कि जैसे जैसे सेंटर के क्लोज जा रही थी अल्फा रेज, वो डेविएट होती जा रही थी। अल्फा रेज क्या होती हैं, हीलियम न्यूक्लियस होती हैं, 2He4 अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, 2 अल्फा 4 मतलब He डबल प्लस। मतलब ये समझिए कि अल्फा रेज जो होती हैं उनके पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, धनात्मक होते हैं। और जैसे जैसे ये अल्फा रेज सेंटर की ओर जा रही हैं वो डेविएट हो जा रही हैं। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं सेंटर में कुछ ऐसा है जो पॉजिटिव है और जो अल्फा रेज को डेविएट करा दे रहा है। ये बात ऑब्जर्वेशन सेकेंड जो था, डेविएशन, और कहां से डेविएशन, सेंटर की ओर जाने से डेविएशन मिल रहा है। मींस जो कंक्लूजन सेकेंड था कि सेंटर में, केंद्र में कुछ न कुछ धनात्मक हिस्सा जरूर है, ठीक है, केंद्र में कुछ न कुछ धनात्मक जरूर है। ये 2 ऑब्जर्वेशन और 2 कंक्लूजन। तीसरी बात जो उन्होंने पाई, इसको देखो, ये एक जहां गया वहीं वापस चला आया। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने पाया वो ये पाया, तीसरा प्रेक्षण जो था, ऑब्जर्वेशन मीन्स प्रेक्षण, जो चीजें दिखती हैं हमको, जो हम प्रैक्टिकल के दौरान नोट करते हैं या जो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं जो चीजें, और कंक्लूजन मतलब उनसे जो रिजल्ट पाते हैं। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इनका ये था कि 12 के मतलब 12,000 पार्टिकल में से ऑलमोस्ट सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल बाउंस्ड बैक, ये अपने रास्ते में वापस चला आया। जिधर से गया था अल्फा पार्टिकल वहीं वापस चला आया। मतलब एटम में बहुत छोटी सी एरिया, छोटा सा वॉल्यूम, बहुत छोटा सा आयतन पे कोई ऐसा है जो अल्फा पार्टिकल को पार नहीं होने दिया, बाकी तो पार होने दिया। वो जो पार्टिकल, जो पॉइंट था वो बीच में ही था, वो पॉजिटिव वाला हिस्सा ही था। एक तो ये पॉजिटिव था, दूसरा इससे कंक्लूजन इन्होंने ये लगाया, क्योंकि ये बाउंस कर गए वापस, कि ये हिस्सा कहीं ना कहीं बहुत ही रिजिड और कॉम्पैक्ट है, बहुत ही घना है और दृढ़ है। भाई बॉल आपने मारा और बॉल आपके पास वापस चली आई, इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि कहीं ना कहीं आपके सामने कोई हार्ड सरफेस जरूर था, दीवार थी,
टकराया, वापस चला आया। तो वैसे ही 12,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने रास्ते में वापस चला आया। इससे ये निष्कर्ष निकला कि हो ना हो यहाँ बीच में जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो पॉजिटिव पार्टिकल रिजिड और कॉम्पैक्ट भी है, दृढ़ भी है और सघन भी है। इसी सेंट्रल पॉजिटिव रिजिड और कॉम्पैक्ट पार्ट कंपोनेंट को एटम का जो ये सघन धनात्मक दृढ़ भाग था, केंद्रीय भाग था, इस सेंट्रल पार्ट को नाम दिया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? नाभिक, न्यूक्लियस नाम दिया। तो न्यूक्लियस क्या है? ये एटम का जो सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट है जो कि बहुत ही रिजिड और कॉम्पैक्ट है, यही नाभिक कहा गया। अभी आगे हम लोग ये चीज प्रूव करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट, अगर डायग्राम आपको समझ में आ रहा हो मेरा आर्ट, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो बुक की मदद ले लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो ये जो पार्ट है इसकी डेंसिटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो एक क्रिकेट पिच है, पूरी ग्राउंड है पूरा, वो ग्राउंड अगर एटम है तो उस पे आप एक जाओ कील लगा दो, है ना, एक छोटी सी कांटी जिसको कील बोलते हो आप, नेल, उसको ले जाके लगा दो। वो जो नेल है, वो जो कांटी है, कील जो है, वो न्यूक्लियस है और पूरा जो ग्राउंड है ना, वो एटम के जैसा होगा। बड़ी मजेदार बात यह है कि पूरे एटम का जो ऑलमोस्ट मास है वो उसी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। पूरा ग्राउंड खाली है और ग्राउंड का जितना मास होना चाहिए उस न्यूक्लियस में है। और साइज क्या है आप समझ ही रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक छोटी सी कील की क्या हैसियत है ना। तो ये साइज का डिफरेंस है। तो यहां साइज की भी बात की थी, रदरफोर्ड ने साइज के बारे में भी बात की थी। न्यूक्लियस कैसे खोजा गया, नाभिक कैसे खोजा गया, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे साइज के बारे में, न्यूक्लियस और एटम के। तो रदरफोर्ड साहब ने बताया कि जो एटम की साइज है, एटम की जो रेडियस है, परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या की जो कोटि है, एटॉमिक रेडियस की जो रेंज होती है, वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और जो न्यूक्लियस की साइज इन्होंने बताई, वो बताया 10⁻13 से लेकर 10⁻12 सेंटीमीटर के आसपास। मतलब समझो ये अगर एटम है तो ये साइज हो गई 10⁻8 सेंटीमीटर, और ये न्यूक्लियस की जो साइज है वो 10⁻12 या 13, ठीक है, बहुत छोटा। तो देखते हैं कितना गुना बड़ा है एटम। रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। 10⁻8 सेंटीमीटर अपॉन 10 से दैट हमने लोअर लिमिट ली 10⁻13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल्ड आउट, 10⁻8 प्लस 13 10⁵ मीन्स रेडियस ऑफ एटम इज 1 2 3 4 5 Rn। मतलब अगर मान लो 1 सेंटीमीटर रेडियस का आप लेंगे न्यूक्लियस, तो आपको एटम कितने सेंटीमीटर का मिलेगा रेडियस का? 10 ये हो गया 1000, 10 लाख, है ना, 1 लाख सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना, वही कील और ग्राउंड वाला रेशियो आया। अब आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम का भी रेशियो निकाल सकते हैं। जो एटॉमिक वॉल्यूम है और न्यूक्लियर वॉल्यूम की, एटम जो है इसका वॉल्यूम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम में क्या रेशियो है। तो आपने पढ़ा रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁵/1, या आपने पढ़ा रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब आप जानते हो कि न्यूक्लियस और एटम दो के दोनों स्फीयर हैं, गोले हैं, और गोले के आयतन का सूत्र, गोल स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? VA/VN निकालना हो हमको, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई RA³ अपॉन 4/3 पाई RN³। ये कैंसिल्ड आउट हो गया टर्म। VA/VN इज इक्वल टू RA/RN होल क्यूब।
तो ये हो गया 10⁵ होल क्यूब, मीन्स हो गया 10 ए पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है 15, मीन्स वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। समझ लो अब आप, मतलब 1 के आगे 15 जीरो लगाएंगे न्यूक्लियस के वॉल्यूम के, तब जाके आपको एटम का वॉल्यूम मिलेगा। तो अब आप ग्राउंड वाला एग्जांपल जो हमने लिया वो जस्टिफाई हो रहा है यहाँ से। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को खोज दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं लगे हाथ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के लिए, क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ना इसलिए तुरंत जरूरी है, नहीं तो फिर हम लोगों को इतनी बातें फिर से डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो अगर लेक्चर लंबा भी हो तो आप कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि एक साथ आप इस लेक्चर से 3 चीजें लेके जाएंगे, थॉमसन्स मॉडल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड रदरफोर्ड्स प्लैनेटरी मॉडल या सोलर मॉडल जिसको आप बोलते हो एटम का। तो 2 मॉडल्स हो जाएंगे एटॉमिक मॉडल में, और बाकी 2 बचे रहेंगे, एक बोर मॉडल एंड एक मॉडर्न मॉडल या क्वांटम मॉडल या श्रोडिंगर मॉडल जिसको बोलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या था। 1912 में आया ये मॉडल। इसी एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा, इसके तुरंत बाद रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोलर मॉडल ऑफ एटम, सौर मॉडल, या इसी को बोलते हैं और प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, ग्रहीय मॉडल भी बोलते हैं। नाम ही तमाम है इसके भाई, ग्रहीय मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हम लोग रदरफोर्ड मॉडल जानते हैं, इसके निक नेम है ना। तो आइए रदरफोर्ड मॉडल। अब देखो, जिसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस अच्छे ढंग से समझ लिया उसके लिए बहुत कुछ नहीं बचा रदरफोर्ड मॉडल में, है ना। एक एक पॉइंट हम लोग समझते आगे चलेंगे, बस जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ा है। तो हेडिंग पड़ी हुई है, नहीं कि हमने हेडिंग मिटा दिया तो आप भी काट दो, है ना। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया अपने एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया 1912 में। 1912 पहली बात क्या बताया कि वही स्फेरिकल न्यूट्रल, पुरानी कहानी, स्फेरिकल एंड न्यूट्रल, गोलाकार एवं उदासीन है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है कि भाई अब देखिए यहां से डिफरेंस हो जाता है। सेकेंड पॉइंट तो आप समझ लो, 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट होगा और दूसरा नेगेटिव पार्ट होगा। लेकिन अब जो है पॉजिटिव पार्ट का एक नाम होगा, वहां पॉजिटिव पार्ट थॉमसन मॉडल में नहीं था। थॉमसन मॉडल में कोई नेम नहीं था। यहां जो धन आवेशित भाग है उसी को क्या कहा जाएगा, नाभिक या न्यूक्लियस, और जो ऋण आवेशित भाग है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मतलब ये है कि एटम न्यूट्रल तो है लेकिन इसमें धन और ऋण है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है, और नेगेटिव पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तीसरी बात क्या कि ये रहते कहाँ पे हैं, है कहाँ पे एटम में अरेंज। तो रदरफोर्ड ने बताया कि भाई न्यूक्लियस जो है या जो पॉजिटिव पार्ट है वो सेंट्रल में है, और इस सेंट्रल पार्ट के चारों तरफ इसके अराउंड सर्कुलर सेल्स है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे सोलर सिस्टम में, सौर परिवार में, सौर मंडल में बीच में सन है और इसके किनारे सेल्स हैं, कोष हैं। इसमें वहां पे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। यहां पर क्या है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये कहानी है। मतलब ये बता रहे हैं रदरफोर्ड कि जिस तरह से प्लैनेटरी सिस्टम में, ग्रहीय सिस्टम में, ग्रहीय निकाय में सूर्य रुका हुआ है बीच में और उसके किनारे
ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक उसी तरह से एटमिक सिस्टम में, परमाणविक निकायों में बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर सर्कुलर सेल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। चौथी बात यह है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, मतलब इसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। मतलब यह है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा तो वो एनर्जी ना अपनी बढ़ाता है ना अपनी एनर्जी घटाता है। उसकी एनर्जी क्या है, ना रिड्यूस होने वाली है ना इंक्रीज होने वाली है, यानी कि उसकी एनर्जी कंजर्व्ड रहने वाली है। तो सिंपली अगर आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझा था तो वही बातें एक तरह से लिख दी गई है। ये एक बस एडिशनल पॉइंट था। भाई क्या है, स्फेरिकल न्यूट्रल है, गोलाकार और उदासीन कण है, परमाणु दो भागों से मिलकर बना है। एक केंद्रीय नाभिक है जो धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन है। केंद्रीय नाभिक जाहिर बात है कि केंद्र में होगा, सेंट्रल में होगा, सेंट्रल पार्ट होगा ये, और इसके किनारे सर्कुलर सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली मोशन के फेज में है, लगातार गति की अवस्था में है। ठीक उसी तरह से जैसे कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, और फिर जैसे प्लैनेट्स एनर्जी ना लेते हैं ना निकालते हैं, अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, तो ये मॉडल चूंकि सोलर सिस्टम से एक एनालॉजी दे रहा था, एक समानता दे रहा था, इस वजह से इसको हम सोलर मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। समानता क्या है, आप समझी गए कि वहां सन जो है, सूर्य जो है स्टेबल है, रुके हुए हैं, स्थिर है, और उसके किनारे किनारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अब एक बात अगर ये हम लोग डिस्कस करें कि भाई सोलर सिस्टम से और एटमिक सिस्टम से, मतलब एटम में और सोलर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। समानता तो हम समझ गए कि क्या है। तो अगर हम बात करें कि सोलर सिस्टम और एटमिक सिस्टम, या यूं सीधे कहो एटम, इनमें क्या फर्क है, जो रदरफोर्ड बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एटम। तो पहली बात तो यही है कि सोलर सिस्टम एक मैक्रो सिस्टम है, बहुत बड़ा निकाय है, दीर्घ निकाय है, दीर्घ या स्थूल निकाय है। और ये क्या है, माइक्रो सिस्टम है, बहुत छोटा निकाय है, ये सूक्ष्म निकाय है। कहाँ उतना बड़े बड़े प्लैनेट्स, ये अर्थ पे हम लोग खड़े हैं, है ना, सन समझी रहे हो कितना गुना बड़ा है, और कहाँ एटम, है ना, एक धूल भी ले, धूल का डस्ट पार्टिकल भी ले तो उसमें भी लाखों एटम मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज हो गई फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, मान लो ये सन है, इसके अराउंड एक सर्कुलर सेल है, तो इस पे तो एक ही, जैसे मरकरी है तो ये मरकरी ही तो अकेला ही तो है, इस पे वीनस या अर्थ नहीं आ जाते हैं इस पाथ पर। लेकिन अगर हम एटमिक लेवल पे बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो सेल्स हैं इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अभी आगे आप पढ़ोगे 2-8-18 रूल कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, बोर मॉडल के बाद। तो यहाँ क्या है, एक पाथ पर केवल एक प्लैनेट, यहाँ एक पाथ पर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है बेटा। थर्ड पॉइंट ये है कि यहां जो सेल्स होती हैं वो इलिप्टिकल होती हैं, दीर्घवृत्ताकार होती हैं, और यहां जो सेल्स होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, मतलब वृत्ताकार होती हैं, वृत्त के जैसी होती हैं, सर्किल की तरह से होती हैं एग्जैक्टली रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक डिफरेंस था। फोर्थ पॉइंट एक जो डिफरेंस था वो ये है, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा फोर्स से बाउंड है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस या सन और अर्थ? आपका जवाब अगर सन और अर्थ है तो आप गलत है बेटा, क्योंकि जो सन सोलर सिस्टम है इसमें जो फोर्सेस लगते हैं वो वीक फोर्सेस हैं, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, मतलब दुर्बल गुरुत्वीय बल काम करते हैं। यहाँ पे कौन, गुरुत्वीय बल, जो दुर्बल बल है। और एटम के अंदर कौन से फोर्सेस काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं,
एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक, इन दोनों के बीच में चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस आते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल फोर्सेस में, यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल जो कि प्रबल होते हैं, मजबूत किस्म के बल हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, फिजिक्स में आप शायद पढ़े भी होंगे कि 10⁻40 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब उतने ही मास के अगर चार्जेस ले लिए जाए तो 10 जितना, मान लो आप न्यूट्रल पार्ट्स ले रहे हो, जैसे सन और अर्थ के बराबर अगर चार्जेस हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो सन और अर्थ के बीच में लगने वाले फोर्स से 10⁻40 टाइम्स ज्यादा होगा। तो एटम्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम कर रहे हैं, तभी तो भाई 10 ग्राम यूरेनियम लेके एटम बम बनाया और मार दो शहर उड़ गए, हिरोशिमा नागासाकी, है ना। तो ये चीज है, क्योंकि यहाँ फोर्सेस बहुत ज्यादा है बेटा। तो ये एक डिफरेंसेस थे एटमिक और सोलर मॉडल के बीच में। लास्ट थिंग, आज के टॉपिक को अब हम लोग खत्म करने को पहुंच चुके हैं। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल या ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, कमियां। ठीक है भाई, चलो न्यूट्रलिटी इन्होंने समझा लिया, पॉजिटिव नेगेटिव को अलग कर दिया और बता दिया ये पॉजिटिव फोकस्ड है, इलेक्ट्रॉन बाहर है। एक थियरी थी बेटा, इलेक्ट्रोडायनेमिक थियरी थी, नहीं है भी, सॉरी, इलेक्ट्रोडायनेमिक थियरी, वैद्युत गतिकी सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में इसको। इस थियरी को प्रपोज किया था, इस थियरी को दिया था मैक्सवेल ने। इन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो लगातार मोशन के फेज में है तो एनर्जी हर हाल में इमिट करेगा। चार्ज पार्टिकल की बात छोड़ दो यार, हम ही आप हम कोई भी अगर लगातार मोशन के फेज में हो, दौड़ते जाओ तो एनर्जी कुछ लॉस होगी कि नहीं होगी? कि बस जितनी एनर्जी शुरू में 1 केला 2 केला खा के दौड़ना शुरू किए थे, 1 किलोमीटर दौड़ लिए, अभी भी अच्छा केला खाए थे 2, एनर्जी उतनी ही रहनी चाहिए, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो मैक्सवेल ने इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एक थियरी का नाम दिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक थियरी, कि कोई चार्ज पार्टिकल है अगर, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन ही एक पाथ पे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है से दैट, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा रिवॉल्व करते वक्त, ठीक, इमिट करेगा। तो नो डाउट अगली बार इतना बड़ा सर्किल नहीं बना पाएगा। ये धीरे 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 एनर्जी लूज होती जाएगी और ये जाकर के न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा, टकरा जाएगा। भाई अब ये थक रहा है इलेक्ट्रॉन, क्यों थक रहा है? मैक्सवेल की थियरी को गौर करिए कि ये वैद्युत गतिकी सिद्धांत के अकॉर्डिंग एनर्जी इमिट करने का मतलब कि कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, फिर क्या हुआ? कोलैप्स कर गया न्यूक्लियस में कोलैप्स कर गया तो एटम डिस्ट्रॉय कर जाएगा। अगेन वही डाल्टन वाली बात, डाल्टन ने बोला एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना एटम बना सकते हैं ना एटम को हम खत्म कर सकते हैं। तो अगर ये जाके न्यूक्लियस में कोलैप्स कर गया तो फिर कैसे आप स्टेबिलिटी को समझाओगे? एटम तो डिस्ट्रॉय कर गया इनके अकॉर्डिंग अगर हम चले रदरफोर्ड के। और फिर वही एक लास्ट कमी जो थी, पिछले मॉडल में भी हमने देखा था कि एटम्स के लीनियर स्पेक्ट्रा को नहीं डिस्कस कर सके। बोर मॉडल जो इसके बाद का मॉडल है वो डिस्कस कर देगा इसको, रेखीय स्पेक्ट्रा को भी वो समझा देगा। ठीक है, तो ये कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल की। आज आपने बहुत अच्छी खासी जानकारी ली एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अगली क्लास जब होगी तो हम लोग बोर मॉडल को पढ़ेंगे। बोर मॉडल इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि वहीं से आप बोरबरी स्कीम समझते हो, 2n² रूल, 2 8 18 वाला रूल है ना, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, फिर पीरियोडिक टेबल समझते हो, कैसे 2 एटम बॉन्ड बनाएंगे, उसके लिए आपको वैलेंसी वगैरह निकालते हो। तो ये बहुत आने वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस सीरीज़ की। तो आप इन वीडियोस को देखिए, खूब गौर से समझिए, और पहली चीज़ तो आप अपने त्यौहार को खूब एंजॉय करिए, है ना। फिर अगर मौका मिल जाए तो इन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप
इंटरप्ट हो त्यौहार के बीच में। फेस्टिवल्स हैं तो इसको एंजॉय करना बनता है, बट अगर मौका मिल जाए, चूँकि आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि आप अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स के सपनों को भी पूरा करने की उम्र है बेटा। ये इंटरमीडिएट की जो क्लास होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सच पूछो तो यहाँ भी आप फेस्टिवल्स बहुत इंजॉय नहीं कर सकते। आप बैक टू बैक आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे आने वाले दिनों में, और फिर उसके तुरंत बाद आप नीट जेई वगैरह देंगे, और यहीं से आपका कैरियर डिसाइड होता है कि आप क्या करने वाले हो अपने लाइफ में, है ना। तो थोड़ा बहुत त्यौहार मना लीजिए, बाकी आप अपने चीज़ों को आगे बढ़ाइए, कोर्स को आगे बढ़ाइए, और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, बने रहिए हमारे साथ। आपको एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।